एक माटी का दिया है, एक माटी का दिया है जो सारी रात अंधियारे से लड़ता है। एक माटी का दिया है जो सारी रात अंधियारे से लड़ता है। तू तो भगवान का दिया है, तू तो भगवान का दिया है, तो किस बात से डरता है। तू तो भगवान का दिया है, तू किस बात से डरता है। एक माटी का दिया है जो सारी रात अंधियारे से लड़ता है। एक माटी का दिया है जो सारी रात अंधियारे से लड़ता है। तू तो भगवान का दिया है, तू तो भगवान का दिया है, तू किस बात से डरता है। हथेली पर रख कर नसीब तू, हथेली पर रख कर नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है। हथेली पर रख कर नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है। सीख उस समंदर से, सीख उस समंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है, जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता। नमस्कार साथियों, फिर से आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल में हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्रिय साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके SSC GD 2025 में होने वाले एग्जाम के लिए मैं लगातार आप सभी के प्रैक्टिस के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट, जी हाँ, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस है, मैं उसके लगातार हिंदी की सीरीज चला करके प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। और आज का ये प्रैक्टिस सेट उसी सिलसिले में आपका 32 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। जी हाँ, 32 नंबर का। ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण VVI। मैं आपको बता दूं कि इसके पहले हमने 31 प्रैक्टिस सेट कर लिया है जो सारे PYQs हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अगर आपने अभी तक पीछे के सारे सेट का प्रैक्टिस नहीं किया है तो आप चैनल पे जाएं और प्लेलिस्ट को निकालें। प्लेलिस्ट में सारा सीरियली मौजूद है, आप वहाँ से उसका प्रैक्टिस करें, आपको एग्जाम में इसका बहुत फ़ायदा मिलेगा। ये जो प्रैक्टिस सेट 32 नंबर का है, यह 29 फरवरी 24 में जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ था उसका सारा क्वेश्चन है। तो आइए बिना देरी किए हम चलते हैं सवाल के हल की तरफ। इस सेट का सबसे पहला जो सवाल है उसमें क्या बोला जा रहा है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात कीजिए जिसमें क्या है, कोई त्रुटि है, कोई गलती है, जी कोई अशुद्धि है, उसका पता लगाना है। इस कार्य के करने में यदि आपको कष्ट होगा तो पहले बता दीजिए। इस कार्य के करने में यदि आपको कष्ट होगा तो पहले बता दीजिए। इसमें हमको अशुद्धि का पता लगाना है। अब देखिए, इस कार्य के करने में यहाँ पे के जो है ना, इसकी जगह पे को होना चाहिए। इस कार्य को करने में, जी हाँ, कार्य के करने में नहीं, कार्य को करने में इस कार्य यहाँ पे क्या होना चाहिए, को होना चाहिए। हमारा आंसर जो अशुद्धि के रूप में होगा वो ऑप्शन सी होगा। आपको कष्ट होगा, यह सही सही लिखा है, यह तो हमारा गलत हो जाएगा ऑप्शन। तो पहले बता दीजिए, यह भी सही तरीके से लिखा है, यह भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। और करने में अगर यह भी सही तरीके से लिखा है इसलिए हमारा ऑप्शन ये भी सही नहीं होगा। तो क्या होगा, इस कार्य की जगह पे इस कार्य को करने में यदि आपको कष्ट होगा, जी हाँ, यह हमारा सबसे सटीक अशुद्धि वाला, त्रुटि वाला वाक्यांश है। तो हमारा आंसर इस प्रकार से ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, यहां बोला जा रहा है कि दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द ज्ञात कीजिए। पर्यायवाची का मतलब क्या, मैंने कितनी बार बताया है पहले भी, सिनोनिम्स, जी हाँ, समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द जिसके अर्थ करीब करीब समान हो, बराबर हो, उसको बोलते हैं समानार्थी। अब देखिए, फूल को आप क्या बोलते हैं, फूल को आप पुष्प बोलते हैं, फूल को आप कुसुम भी बोलते हैं, फूल को सुमन भी बोला जाता है। ये सभी क्या है, फूल के पर्यायवाची हैं। इसका मतलब ये है कि देखिए, जन तो होगा नहीं, वानर भी नहीं होगा, प्रकाश भी नहीं होगा, क्या होगा, पुष्प दिया है ऑप्शन डी में, और यही हमारा सबसे सटीक पर्यायवाची होगा। किसके लिए, फूल के लिए, जी हाँ, फूल के लिए। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखिए। दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए जो दी गई लोकोक्ति का सही सही अर्थ बताता। जी हाँ, लोगों द्वारा की गई उक्ति के सही अर्थ बताने वाले वाक्यांश को हमको चुनना है। जी हाँ, मखमली जूते मारना, मखमली जूता भी मार रहा है और मखमली भी, जिसे चोट भी नहीं लग रहा है ना, मखमली जूते मारना, ये ऐसी लोकोक्ति बनाई गई है। तो देखिए, लाभ के चक्कर में नुकसान कर लेना, जी ना ना ना, यह तो बिल्कुल नहीं होगा। लाभ के चक्कर में नुकसान कर लेना मखमली जूते मारने का अर्थ नहीं है। बहुत अधिक चिंता करना, यह भी इसका अर्थ नहीं होगा। बहुत अधिक चिंता करना भी मखमली जूते मारने का अर्थ नहीं होगा। ऊपरी दिखावा करना, जी नहीं, मखमली जूता मारना, जूते मारने का मतलब ऊपरी दिखावा करना नहीं है। क्या होगा, मीठी मीठी बातों से लज्जित करना, जी हाँ, शर्मिंदा करना। मखमली जूते मारना, देखो ना,
मीठी मीठी बात भी की जा रही है और लज्जित भी किया जा रहा है, अपमानित भी किया जा रहा है। समझ रहे हैं? तो इसी को बोलते हैं कि मखमली जूते मारना। अब इसको अगर हम वाक्य के रूप में प्रयोग करें तो क्या लिख सकते हैं? केशव तुम भी खूब हो, तुम भी खूब हो, राघव को मखमली जूते भी मार दिए, मखमली जूते भी मार दिए और अपना काम भी निकाल लिए, और अपना काम भी निकाल लिए। इस तरीके से हम इसको वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए अगले सवाल में चलिए कि इस निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें मात्राओं या व्याकरण से संबंधित अशुद्धियां हैं। जी, इसमें भी वही कॉमन त्रुटि वाली बात है, मात्रा या व्याकरण में गलती करके आपको उसे पहचानने के लिए बोला गया है। तो आइए हम पहचानते हैं इसको। आलोचकों का मानना है कि यदि कोई वस्तु यथार्थ रूप में अच्छी है तो वह बिना विज्ञापन के ही लोगों में बीच लोकप्रिय हो जाएगी। लोगों के बीच होना चाहिए बाबू, लोगों के बीच, लोगों में बीच नहीं, है ना। यहाँ पे अशुद्धि पकड़ में आ गया। आलोचकों का मानना है कि यदि कोई वस्तु यथार्थ में, यह तो बिल्कुल सही लिखा है, अच्छी है तो वह बिना किसी विज्ञापन के ही, यह भी सही से लिखा है, कोई त्रुटि नहीं है, यह तो होगा नहीं, है ना। लोगों में बीच लोकप्रिय हो जाएगी, यानी कि लोगों के, में के जगह पे क्या होगा, लोगों के। यही हमारा सबसे सटीक आंसर होगा, क्या, अशुद्धि के हिसाब से। अब यह सारे ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे। जो सही तरीके से वाक्यांश लिखा हुआ है वह हमारा आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सवाल में क्या पूछा जा रहा है कि वैसा वाक्यांश पहचानिए जिसमें मात्रा या व्याकरण से संबंधित क्या अशुद्धि हो, गलती हो, जी हाँ, त्रुटि हो, उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा, त्रुटि वाला। यहाँ पे के की जगह पर में लिख करके दे दिया गया, यही हमारी गलत वाक्य थी। ठीक है, अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न में देखिए कि दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए जो दिए गए मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करे सर्वश्रेष्ठ रूप में। दिए गए मुहावरे का सर्वश्रेष्ठ रूप में अर्थ व्यक्त करता हो, वही हमारा क्या होगा, इसका सबसे सटीक आंसर होगा। देखिए, नज़र बंद करना, नज़र बंद करना, नज़र बंद करने का मतलब क्या होता है, मर जाना, जीना ना। नज़र बंद करने का मतलब मर जाना नहीं होता। नज़र बंद करना मतलब प्रेम करना भी नहीं होता, और नज़र बंद करने का मतलब दुख छुपाना भी नहीं होता। क्या बचा, कैद करना। जी हाँ, कैद कर लेना, गिरफ्तार कर लेना। नज़र बंद करना मतलब किसी को कैद कर लेना, किसी को गिरफ्तार कर लेना, है ना। यह हमारा सबसे सटीक आंसर होगा, नज़रबंद। जैसे अगर हम इसको वाक्य के रूप में प्रयोग करें तो चुनाव के कारण, चुनावी समय के कारण, चुनावी समय के कारण बहुत सारे असामाजिक तत्वों को नज़रबंद कर दिया गया, नज़रबंद कर दिया गया। जी हाँ, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे समाज में कुछ आपराधिक तत्व के लोग होते हैं जो हमेशा डिस्टर्ब करने का काम करते हैं, उसको बोलते हैं असामाजिक तत्व। तो चूंकि अभी चुनावी माहौल है, इसके लिए कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, उसके लिए प्रशासन ने क्या किया है, उनको नज़रबंद कर दिया है, मतलब कैद करके रख लिया। फिर चुनाव हो जाएगा, फिर उनको छोड़ देंगे, है ना। अब अगले प्रश्न पे चलिए। देखिए कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करिए जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प हो। जी हाँ, यहाँ पे एक वाक्यांश दिया हुआ है, उसके लिए हमको एक शब्द ढूंढना है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, वह व्यक्ति जो छुटकारा दिलाता है, वह व्यक्ति जो छुटकारा दिलाता है। तो त्राता, त्रिवेणी, त्रिकुटी और त्रिगुण, है ना। त्रिगुण का मतलब क्या होता है, त्रिगुण का मतलब होता है 3 गुण, 3 गुण, है ना। अब देखिए यहाँ पे वह व्यक्ति जो छुटकारा दिलाता है, यह हमारा सबसे सही आंसर होगा। इसी का मतलब होता है कि वह व्यक्ति जो छुटकारा दिलाता है, त्राता। त्रिवेणी का मतलब क्या होता है, त्रिवेणी का मतलब होता है 3 नदियों का संगम, 3 नदियों का संगम, 3 नदियों का संगम। ठीक है, यह हो गया त्रिवेणी। यह तो हमारा ऑप्शन होगा ना, ऑप्शन तो हमारा ये तीनों ही नहीं होगा, हमारा तो त्राता ही होगा, है ना। त्रिकुटी का मतलब क्या होता है, त्रिकुटी का मतलब होता है त्रिकुट, त्रिकुट चक्र का स्थान, त्रिकुट चक्र का स्थान त्रिकुटी हो जाता है। ठीक है, और त्रिगुण जो है, त्रि मतलब 3, गुण मतलब 3 गुण। कौन कौन से गुण है पता है, 3 गुण होते हैं, सत्व, दूसरा
रज और तीसरा तम होता है। एक सत्व, दूसरा रज और तीसरा तम होता है। ये 3 गुण होते हैं, यही त्रिगुण कहलाता है। सत्व का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अस्तित्व, किसी चीज़ के अस्तित्व का होना, किसी चीज़ के हस्ती का होना, यही होता है सत्व, मतलब अस्तित्व। रज का मतलब क्या होता है? रज का मतलब होता है धूल। गंदा गंदा मत बोलिए, इसको गर्दा बोल दीजिए, गर्दा। धूल या गर्दा एक ही चीज़ हो गया। और यहाँ पे तम का मतलब क्या होता है? तम का मतलब होता है अंधेरा, तम का मतलब होता है कालिख, तम का मतलब क्या होता है? आप इसको काली माँ भी बोल सकते हैं। तो जो त्रिगुण है वह क्या होता है? सत्व, रज और तम। सत्व का मतलब हो गया हस्ती, अस्तित्व भी बोल सकते हैं, जिसके कारण किसी भी चीज़ में जान है, हस्ती है, अस्तित्व है। रज मतलब क्या? धूल गर्दा। और तम का मतलब होता है अंधेरा बोल दीजिए, कालिख बोलिए, कालिमा बोलिए, सब तम के ही। इस प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात कीजिए जिसमें कोई त्रुटि है। जी हाँ, गलती है, वही पाठ हमको पहचान करना है। तो आइए, लोग सफलता पाने पर साहस छोड़ देते हैं और दोबारा साहस नहीं करते। लोग सफलता पाने पर साहस छोड़ देते हैं। सफलता पाएगा तो साहस कैसे छोड़ेगा? सफलता में तो और उत्साहित होता है, साहस बढ़ता है वहाँ पे। इसका मतलब इन्होंने यहीं पे गलती की है। यहाँ पे क्या होना चाहिए? असफलता होना चाहिए, यानी कि फेल होना चाहिए। कि लोग असफलता पाने पर साहस छोड़ देते हैं और दोबारा साहस नहीं करते। जी हाँ, तो चूंकि त्रुटि वाला पूछ रहा है तो यहाँ पे क्या होगा? लोग सफलता पाने पर, यही हमारा ऑप्शन सही होगा। यह सफलता की जगह पे क्या होगा? असफलता होगा। लोग असफलता पाने पर, यह सही सही लिखा हुआ है, यह भी, यह तो होगा नहीं। और यह भी सही सही, और दोबारा साहस नहीं करते, यह भी सही लिखा है, मतलब यह भी हमारा ऑप्शन। भाषा का एग्जाम है, समझ का एग्जाम है, तो इसमें आपको ये समझना होगा कि वाक्य कहना क्या चाह रहा है, वाक्य से हमारा अभिव्यक्ति क्या हो रहा है, उसके क्या अर्थ निकल रहे हैं, उसके हिसाब से हमको उत्तर ढूंढने पड़ेंगे। आप देखिए ना, लोग सफलता पाने पर साहस छोड़ देते हैं। जी हाँ, ये कैसे हो सकता है? सफलता मिलेगी तो हमारा तो ढाढ़स बढ़ता है, साहस बढ़ता है, हिम्मत बढ़ता है, और दोबारा साहस नहीं करते, ऐसा थोड़ी ना होता है। लोग जब फेल होते हैं, असफल होते हैं, यहाँ पे असफलता की जगह पे इन्होंने सफलता का प्रयोग कर लिया और यही गलती कर दी। ये हमको ढूंढना था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखिए। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तत्सम शब्द ज्ञात कीजिए। जी हाँ, तत्सम, तद्भव, तत्सम शब्द मतलब संस्कृत वाले शब्द, तद्भव मतलब हिंदी में रूपांतरित शब्द उसी शब्द के। क्या आज दूध वाला नहीं आया? यहाँ पे देखिए, दूध को ही इन्होंने रेखांकित कर दिया। दूध का मैं बता दूँ आपको, दूधी तो होगा नहीं, दूध का द्रुत भी नहीं होगा, और दूध का दूधी भी, यहाँ भी क्या है? दूधी, यहाँ पे दूधी लिखा है, यानी कि प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण के हिसाब से हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पे हर शिकार दूधी, और यहाँ पे क्या? दूधी, यह तो होगा नहीं। द्रुत मतलब क्या होता है? तेज, यह भी नहीं होगा। क्या होगा? दुग्ध हो जाएगा जी, दुग्ध। यह हमारा तत्सम रूप में लिखा हुआ है, और यह क्या है? यह हमारा तद्भव रूप में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से तत्सम तद्भव एक रहेगा ही रहेगा, तो आप इसको ध्यान रखें। अब देखिए, इस प्रश्न में क्या दिया है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करिए। जी हाँ, रेखांकित शब्द, कोई भी आदमी की हालत ठीक नहीं है, कोई भी आदमी की हालत ठीक नहीं है, इसके लिए हमको क्या करना है? सही शब्द चुनना है। परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, तो हम पहले निर्धारित नहीं कर सकते। अब नीचे से हम देखते हैं, कैसी भी आदमी की हालत ठीक नहीं, यह तो बिल्कुल बेतुका सा वाक्य दिया हो। कैसी भी आदमी की हालत ठीक नहीं, जीना। किसने भी आदमी की हालत ठीक नहीं, यह भी गलत अर्थ वाला वाक्य है। क्या होगा? किसी भी आदमी की हालत ठीक नहीं। आप देखिए, कोई भी आदमी की हालत ठीक नहीं है और किसी भी आदमी की हालत ठीक नहीं, दोनों में कौन सुन करके अर्थ स्पष्ट कर रहा है? तो हमारा जो ऑप्शन बी है, किसी भी आदमी। जी हाँ, कोई भी आदमी की जगह पे क्या होगा? किसी भी आदमी की हालत ठीक नहीं है। इस तरीके से ये हमारा होना चाहिए। तो परिवर्तन की आवश्यकता नहीं, यह तो होगा नहीं, यह भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा बी सबसे सटीक आंसर होगा। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। हाँ, उल्टा शब्द ज्ञात कीजिए। किसका? बेशर्म का। बेशर्म का मतलब क्या होता है जी? बेशर्म का मतलब होता है निर्लज्ज। निर्लज्ज का मतलब जिसको लाज शर्म ना हो, निर्लज्ज हो। लज्जा में जहाँ पे नी लग जाए मतलब वह तो निर्लज्ज हो गया। शर्म में बे लग गया मतलब बेशर्म हो गया, उसको कोई लाज शर्म नहीं है, यही बोला जा रहा है। और उसका विलोम पूछ रहा है, इसका मतलब क्या होगा? उसका उल्टा जो हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा शर्मीला। जी हाँ, शर्मीला का मतलब होता है लज्जा।
शर्मिला का मतलब क्या होता है? शर्माना। समझ गए? तो यह हमारा इसका क्या होगा? विलोम हो जाएगा। हुनरमंद तो होगा नहीं, सब्र भी नहीं होगा और बेईमान होगा, यह यहाँ पे इससे कहीं कोई संबंध नहीं रखता है। इस प्रश्न में देखिए कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए जो कोष्ठक में, जी हाँ, ब्रैकेट में दिए गए शब्द के विलोम शब्द, फिर से विलोम शब्द पूछ लिया जी, वाह, भर भर के विलोम शब्द पूछ रहा है यहाँ पे, का सही विकल्प क्या होगा। ठीक, हाल ही में आपके बारे में एक निर्विवाद घटना का पता चला है। निर्विवाद, यहाँ पे यही ब्रैकेट में दिया हो, निर्विवाद। तो समझते हैं कि निर्विवाद का मतलब, देखो विवाद में निर लग गया, नी लग गया, मतलब क्या? बिना विवाद का, बिना किसी विवाद के, बिना कोई झगड़ा का, बिना कोई विवाद का। ठीक है, निर्विवाद इसको बोलते हैं। और विवादास्पद मतलब क्या होता है? विवाद वाला, विवाद वाला, जिसमें क्या हो? विवाद हो, सहमति नहीं हो। तो निर्विवाद के लिए क्या हो जाएगा? विवादास्पद हो जाएगा, विवाद वाला हो जाएगा। यह हमारा क्या, इसका सही से विलोम शब्द हो जाएगा। अब देखिए प्रतिवाद का मतलब क्या होता है? प्रतिवाद का मतलब होता है खंडन करना, किसी चीज़ का खंडन करना, किसी चीज़ का क्या करना? विरोध करना, उसको बोलते हैं प्रतिवाद। और अविश्वास का मतलब क्या होता है? विश्वास का ना होना। अविश्वास है, विश्वास में अ लग गया, इसमें तो सिंपल है, अ जहाँ है, अ मतलब नहीं को दर्शाता है, तो अविश्वास मतलब क्या? विश्वास का ना होना। अलिप्त मतलब, अलिप्त का मतलब है, लिप्त मतलब लिप्त होना, संलग्न होना, जो संलग्न नहीं हो, जो संलग्न नहीं हो, जो लिप्त नहीं हो, जो लिप्त लिप्त नहीं हो। इसका मतलब ये तीनों, तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता। अब चलिए अगले प्रश्न में देखिए कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। जी हाँ, सही वर्तनी ज्ञात करने के बारे में बात की जा रही है। क्या? वर्षा ऋतु की तो बात ही कुछ और है। वर्षा ऋतु की, जी हाँ, ऋतु लिखा है यहाँ पे, वर्षा ऋतु, यानी कि वो क्या, सीजन की बात की जा रही है। तो देखिए यहाँ पे वर्तनी की अगर हम बात करें तो इसमें देखना होगा कि ऋतु यहाँ पे गलत तरीके से लिख दिया गया है। यह भी इसमें हर्षुकार लगा दिया ऋतु में, यह भी यहाँ पे ये भी गलत तरीके से लिखा है। क्या होगा हमारा सब सही? ये डी नंबर ऑप्शन। ऋतु को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं जी। अगर आप प्रोनाउंसिएशन करेंगे, उच्चारण करेंगे, तो आप इस तरीके से लिख पाएंगे, ऋतु। अब देखिए अगला सवाल है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द बताइए। यह कंपनी विदेश में सामान बेचने का काम करती है। अब विदेश में सामान बेचने, इसको इन्होंने क्या किया? रेखा द्वारा अंकित कर दिया, रेखा द्वारा अंकित कर दिया, यही है इसमें। इसी का क्या बोल रहा है? इसके लिए एक सार्थक शब्द ढूंढिए। व्यापार है, निर्यात है, मालवाही है, आयात है। तो विदेश में सामान बेचने, यानी कि विदेश में सामान बेचने मतलब क्या? भेज करके ही बेचेगा, उसके लिए होता है जी निर्यात शब्द। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एक्सपोर्ट। निर्यात मतलब क्या? भेजना। व्यापार मतलब क्या होता है? काम धंधा होता है। तो निर्यात का मतलब होता है भेजना, जी हाँ। विदेश में सामान भेजने का काम मतलब क्या होता है? निर्यात कहलाता है। और आयात जो होता है ना, यह होता है विदेश से सामान मंगाना, विदेश से सामान मंगाना। ठीक है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में इंपोर्ट। तो अब देखिए यह तो होगा नहीं, हमारा निर्यात होगा। व्यापार मतलब काम धंधा होता है, यह भी नहीं होगा। और मालवाही मतलब क्या? माल ढोना, माल का वाहन करना मतलब माल ढोना। ठीक है, यह भी हमारा इसका आंसर नहीं होगा। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए जो कोष्ठक में, जो ब्रैकेट में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही सही क्या है? विकल्प है। मतलब इस सवाल में पूछा जा रहा है कि पर्यायवाची शब्द जो ब्रैकेट में दिए गए उसका पर्यायवाची शब्द निकालिए। ठीक है, पहले के समय में राजा लोगों के विभिन्न परोक्ष सैनिक हुआ करते थे। पहले के समय में राजा लोगों के विभिन्न परोक्ष सैनिक हुआ करते थे। परोक्ष मतलब क्या? परोक्ष का मतलब होता है गुप्त, परोक्ष का मतलब अगोचर भी होता है। परोक्ष का मतलब क्या होता है? अगोचर भी होता है। और अगर हम बात करें तो परोक्ष को आप ओझल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमको दिया हुआ, देखिए गिरिक तो होगा नहीं, रासभ भी नहीं होगा और वैंते भी नहीं होगा। क्या होगा? गुप्त ही होगा। परोक्ष मतलब क्या होता है? छुपा करके काम करना, गुप्त रूप से काम करना, है ना, उसी को अगोचर बोला जाता है। तो अब गिरिक का मतलब क्या होता है, हम उसको समझ लेते हैं। गिरिक का मतलब क्या है? भगवान शिव। और गुप्त तो मतलब ये समझ ही गए, इसको परोक्ष बोलते हैं। रासव का मतलब क्या होता है? रासव का मतलब होता है गधा, गधा।
और वैनते का मतलब होता है विनीता के संतान। विनीता के संतान को क्या बोला जाता है? वैनते। इसको आप गरुड़ भी बोल सकते हैं। ये सभी शब्दों का अर्थ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमारा जो पर्यायवाची होगा परोक्ष के लिए सबसे सटीक क्या होगा? गुप्त होगा, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। अब इस सवाल में देखिए कि उचित देशज विदेशज शब्द का हमको चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करना। जी, तुम्हारे कपड़ों पर लगा है, क्या लगा है जी? तुम्हारे कपड़ों पर मोजा लगा है? जी ना, कपड़ों पर मोजा लगेगा? कभी सुने हो जी? कपड़ों पर चश्मा लगा है, कपड़ों के ऊपर चश्मा कैसे लगेगा? बेतुका बात किया जा रहा है। कपड़ों पर बाग लगा है, फुलवारी को कभी कपड़ों पर लगे हुए देखे हो? बाग को कपड़ों पे नहीं लगाया जा सकता। तो क्या होगा? देखो हमारा जो अगला ऑप्शन है, ऑप्शन सी, कि तुम्हारे कपड़ों पर क्या लगा है? दाग लग गया जी। दाग मतलब धब्बा, किसी चीज़ का दाग लग जाना। तुम्हारे कपड़ों पर क्या लग गया? दाग लगना। तो हमको वाक्य के हिसाब से सही अर्थ देने वाला हमको चुनना है, समझ गया ना? इस तरीके का यहाँ प्रश्न पूछ लिया जाता है। अब आइए अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे आप 16 से 20 तक की अगर बात करें तो नीचे दिए गए गद्यांश में कुछ ऐसे शब्द छोड़ दिए गए हैं जिसकी पूर्ति हम लोगों को करनी है। तो यह यहाँ पे क्या दे दिया है? एक गद्यांश दे दिया, कहानी का अंश दिया है। इसको पढ़ करके और हमको 5 सवाल के आंसर देने हैं। तो बिना पढ़े हुए आंसर मत दीजिएगा, नहीं तो इसमें गलती हो जाएगा। आप एक बार जल्दी जल्दी कम समय में पढ़ने का प्रयास करिए, तो आपको मोटा मोटी आइडिया लग जाएगा कि इसमें क्या बोला जा रहा है। तो आइए पढ़ते हैं फटाफट। जब किसी क्षेत्र के औसत मौसम में परिवर्तन आता है तो उसे खाली स्थान परिवर्तन कहते हैं। अर्थात दशकों, सदियों या उससे अधिक के समय अंतराल में जलवायु में होने वाले दीर्घकालीन परिवर्तन को जलवायु परिवर्तन कहते हैं। ग्लेशियरों का पिघलना, अतिवृष्टि, सूखा पड़ना, सुनामी आदि जलवायु परिवर्तन का ही खाली स्थान है। जलवायु परिवर्तन को किसी एक स्थान विशेष में भी महसूस किया जा सकता है। एक संपूर्ण विश्व में भी यदि वर्तमान संदर्भ में बात करें तो इसका प्रभाव लगभग खाली स्थान में देखने को मिल रहा है। पृथ्वी के समग्र इतिहास में यहाँ की जलवायु कई बार परिवर्तित हुई है एवं जलवायु परिवर्तन की अनेक घटनाएं सामने आई हैं। पृथ्वी का अध्ययन करने वाले खाली स्थान बताते हैं कि पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। पृथ्वी का तापमान बीते 100 वर्षों में 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ गया है। पृथ्वी का तापमान बीते 100 वर्षों में 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ गया है। पृथ्वी के तापमान में यह परिवर्तन संख्या की दृष्टि से काफ़ी कम हो सकता है, परंतु इस प्रकार के किसी भी परिवर्तन का खाली स्थान जाति पर बड़ा असर हो सकता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने समझा कि जलवायु परिवर्तन के बारे में बात की गई है इस गद्यांश में। तो आइए हम लोग फटाफट प्रश्न को करते हैं। देखिए पहला सवाल है, समय, जलवायु, मौसम और क्षेत्र। जब किसी क्षेत्र के औसत मौसम में परिवर्तन आता है तो उसे क्या बोलते हैं? जलवायु परिवर्तन बोलते हैं। अब अगले सवाल में चलिए। देखिए यहाँ पे कि ग्लेशियरों का पिघलना, अतिवृष्टि, सूखा पड़ना, सुनामी आदि जलवायु परिवर्तन का ही क्या है? परिवार है जीना, ये तो होगा नहीं। हाल है, यह भी नहीं होगा। और बात है, यह भी नहीं। क्या होगा? परिणाम है। जी हाँ, यहाँ पे क्या होगा? जलवायु परिवर्तन का ही ये सभी परिणाम है। अब तीसरे नंबर में चलिए। वर्तमान संदर्भ में बात करें तो इसका प्रभाव लगभग खाली स्थान में देखने को मिल रहा है। कहाँ पे देखने को मिल रहा है? कहीं पर भी नहीं। जी नहीं, ये तो होगा नहीं। हमारे राज्य में ही जलवायु परिवर्तन किसी राज्य की बात नहीं है, यहाँ बहुत सारे जगह की बात है। और सबके घर पे यह भी नहीं होगा। क्या होगा? संपूर्ण विश्व में देखने को मिल रहा है। इसका प्रभाव पूरे विश्व में, संपूर्ण विश्व में देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ क्या बोल रहा है कि पृथ्वी का अध्ययन करने वाले खाली स्थान बताते हैं कि पृथ्वी का तापमान लगातार क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। पृथ्वी का अध्ययन करने वाले को क्या बोलते हैं? कार्यकारी जीना, ये तो होगा नहीं। अधिकारी, पृथ्वी का अध्ययन करने वाला अधिकारी भी नहीं होगा। यहाँ पे मुसाफिर भी नहीं होगा। क्या होगा? वैज्ञानिक होगा। जी हाँ, पृथ्वी का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक बताते हैं कि पृथ्वी का तापमान लगातार क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। अब देखिए अंतिम प्रश्न है, परंतु इस प्रकार के किसी भी परिवर्तन का खाली स्थान जाति पर बहुत बड़ा असर हो सकता है। किस जाति पे? किसी जाति पर? जी नहीं। जानवरों की जाति पे? यह भी सटीक अर्थ नहीं दे रहा है। कुछ जाति पर बड़ा असर हो सकता है? नहीं है। परंतु इस प्रकार के किसी भी परिवर्तन का मानव जाति पे, जी हाँ, यहाँ पे क्या होगा? मानव जाति पर
बड़ा असर हो सकता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने सभी प्रश्न का सॉल्यूशन अच्छी तरीके से देख लिया है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। फिर भी अगर कहीं कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और अगर आपने इसके पहले के प्रैक्टिस सेशन को अटेंड नहीं किया है तो आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट निकाल के प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि आपको पूरा हिंदी के लिए अच्छी तैयारी हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग बहुत ही जल्द मिलेंगे फिर अगले प्रैक्टिस सेट के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।